हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अभी तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं। एक ही चीज़ पे आप लोग अटके हुए हैं क्या? बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में देखे थे कि जो सीरीज है वो टॉपिक वाइज है, ठीक है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं कि नॉर्मली होते हैं, उसमें क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा निकल के आते हैं वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन को कभी भी स्किप मत किया करिए, उसको ध्यान से सुना करिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये प्रशिक्षण क्लासेस है इसका ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, यकृत का कार्य करता है, मतलब यकृत किसका कार्य करता है? द लीवर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ श्वसन का, उत्सर्जन का, परिसंचरण का, या फिर पाचन का। बताइए लीवर का काम क्या है? हाँ, ये श्वसन करता है या उत्सर्जन करता है या परिसंचरण करता है या पाचन? रेस्पायरेशन कल मैंने आपको बताया था ना, तो उसमें रेस्पायरेशन में लीवर का कोई रोल आपको समझ में आया था? नहीं समझ में आया था, क्योंकि लीवर का रेस्पिरेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये पाचन में हेल्प करता है। किसमें? डाइजेशन में। कैसे? आपको पता है जो एक नॉर्मल लीवर का वेट होता है वो 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। और ये 2 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, ठीक। जो दाहिना चैम्बर होता है ये वाला, ये बड़ा होता है, और ये लेफ्ट वाला जो होता है वो छोटा होता है। अब इसी लीवर से यहाँ पे एक छोटी सी, ऐसे छोटी सी रचना जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, और हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली, ठीक है। और इसमें के अंदर होता क्या है? इसके अंदर पित्त भरा होता है, ठीक। तो अब समझ में आया कि लीवर का कार्य क्या होता है। तो लीवर का कार्य होता है पाचन में हेल्प करना, डाइजेशन में हेल्प करना। और एक बात, जब कभी भी लीवर में संक्रमण हो जाता है ना, लीवर में जब संक्रमण हो जाता है तो उससे क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है। संक्रमण से क्या होता है? पीलिया रोग, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। इसमें हमारा जो शरीर होता है वो पीला, और इसमें परहेज किससे करना होता है? तेल मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो लीवर की बात आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए क्या है? तो ये लीवर के ही डिजीज होते हैं जिसमें लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गले में फिर स्पेस है के छल्ले मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि रिंग्स ऑफ आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। बताइए बताइए, हमारे जो ये थ्रोट होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, कभी फील करना ऐसे, ऐसे जो हड्डियां होती है वो छोटी 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 आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो यहाँ का ये पाइप होती है जो गले की, इसमें किस रिंग, मतलब कौन सा रिंग की रचना निर्माण करता है? क्या करता है रिंग का निर्माण? उपास्थि, जोड़, एरोलर या स्नायु? बताइए किससे आपका रिंग का निर्माण होता है, या जो छल्ले मौजूद होते हैं वो कौन से छल्ले होते हैं, ठीक। तो देखिए वो छल्ले होते हैं संयोजी ऊतक से बने, संयोजी ऊतक से बने उपास्थि के छल्ले, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है? ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये मूव करता है। इसीलिए तो भोजन जब हम निगलते हैं या सांस लेते हैं या पानी पीते हैं, तो यहाँ पे कभी आपने देखा ऊपर नीचे
पहुंचता है ना, ऐसे करके ऊपर नीचे होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है और ये बहुत ही लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये मूव भी करता है। ठीक है, इसी की वजह से देखिए जहाँ पर भी उपास्थि पाया जाएगा वहाँ की जो हड्डियाँ या मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं, आप उसको आसानी से मूव करा सकते हो। ठीक है, तो जो गले का ये रिंग होता है यहाँ पे, वो किसका बना होता है? वो उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मानव पाचन तंत्र में फिर स्पेस है से पित्त का स्राव होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जब लीवर का यहाँ पे पिक्चर बनाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, पित्त की थैली थी जिसमें पित्त क्या होता है? कलेक्ट होता है पित्ताशय में। ठीक है, उसको पित्ताशय भी कहते हैं। तो ये बताइए, जब गॉल ब्लैडर में पित्त, बाइल जिसको बाइल कहते हैं पित्त को, वो कलेक्ट होता है, तो फिर ये कलेक्ट तो होता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन ये बनता कहाँ पे है? यही सवाल पूछ रहा है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो बताइए कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से, छोटी आंत से, उदर से या अग्न्याशय से? कहाँ से? किसी को पता है? तो देखिए, जब मैंने आपको पिक्चर बनाया था तो ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, ये ब्लैडर क्या करता है? जो ये ब्लैडर होता है इसमें क्या होता है? बाइल जूस होते हैं। ठीक, लेकिन वो बाइल जूस जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे जमा होते हैं, लेकिन ये सिक्रीट कहाँ होते हैं? लीवर में सिक्रीट होते हैं। मीन्स कि जो बाइल जूस होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। और लेकिन वो पाइप के यहाँ पे एक छोटी सी नलिका होती है जिससे होते हुए ये कहाँ पे आ जाते हैं? आपके पित्त की थैली में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि विच एंजाइम स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज में से वह एंजाइम कौन सा है जो ग्लूकोज को क्या कर रहा है? एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, देखिए जो एंजाइम होता है ना, जाइमेज है वो एंजाइम, वो क्या करता है? ये कार्बनिक और वो भी संयुक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये किसी भी क्रिया में भाग लेकर क्या करते हैं? उसके फंक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है उसको किस में चेंज कर देता है? एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? ये जो जाइमेज एंजाइम होता है, ये जाइमेज एंजाइम आपका किस में पाया जाता है? तो यीस्ट में पाया जाता है, जिसको हम लोग खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर। अब जाइमेज का और भी काम होता है, जैसे पता है ये क्या करता है? ये आपका जो शराब बनता है ना, ड्रिंक, अल्कोहल, वो इसी से जाइमेज एंजाइम से ही बनाया जाता है। तभी तो फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से किसका उत्पादन होता है? अल्कोहल का। ठीक है, तो ये बताइए फिर अब ये जो ब्रेड बनता है, पाव ब्रेड हम लोग खाते हैं, बहुत लोगों को पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना। तो ये जो बर्गर है या सैंडविच है, इसका जो पाव बनता है ना, उसमें भी मतलब ब्रेड के फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ होता है? जाइमेज एंजाइम का यूज़ होता है। ठीक है, जाइमेज एंजाइम आपका, ये जाइमेज जो है ये ब्रेड के और अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये आपका यीस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं कि ब्रेड में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, या ब्रेड बनाने में किस एंजाइम का यूज होता है, या अल्कोहल के उत्पादन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, या फिर खमीर में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो कि किसमें? ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
तो सोचिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन के आते हैं और एग्जाम्स में क्या किया जाता है, इसी को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच सबस्टेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। मीन्स कि यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रक्रिया को तेज करने में क्या उत्तरदायी होता है। बताइए कौन सी ऐसी चीज होती है, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन, जो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और भाग लेकर वो उसके प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन क्या वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होता है? तो कभी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे यहाँ पर एंजाइम लिख दिया, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए कि ये है आपका केमिकल कंपोजिशन, कोई भी पदार्थ है, ठीक, और उससे सटा हुआ यहाँ पर ये एंजाइम है। जब ये एंजाइम इस पदार्थ से सटता है ना, तो इसकी एक्टिविटी, इसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है कि अब मैं आराम कर रहा हूँ, तुम काम करो। मैं तुमको, जैसे नहीं होता कुछ लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो रोज मोटिवेशन वीडियोस देख देख के अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते हैं। तो उसी तरह अब वो मोटिवेशन जो वीडियोस होते हैं वो किसका काम करते हैं? तो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं। किसकी लाइफ में? आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उसी तरह जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें क्या, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और फिर करता क्या है, ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शन को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, इंक्रीज तो कर देता है, लेकिन इस दौरान ये अपनी पर्सनालिटी को कभी नहीं खोता। मतलब कि ये जैसे इन्वॉल्व होता है वैसे ही बाहर निकल जाता है। इसका सिंगल मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होता, 1% का भी ये लॉस नहीं करता अपना। एंजाइम सोचिए कितना चालाक है, काम को तो बढ़ा देगा लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है या खुद का नुकसान नहीं करता, एज अ लीडर वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग ना अपनी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, लेक्चर्स या लोगों को सुनते हैं ना, तो मोटिवेशन आता है कि हाँ हाँ मैं पढूं। तो आप शायद पढ़ते भी हैं, और जाहिर सी बात है पढ़ते हैं, तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, कुछ दिन बाद वो मोटिवेशनल वीडियो डिलीट तो नहीं करते ना, वो पड़े रहते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जो आपको नेक्स्ट टाइम फिर काम आते हैं जब आप डिमोटिवेट होने लगते हो तो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या है, सी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अग्न्याशयी रस में मौजूद है, फिर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। बताइए पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बताइए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज, क्या होता है वो? अच्छा, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि जो पेनक्रियाज होता है इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कितने एंजाइम्स होते हैं? 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो 3 एंजाइम्स क्या क्या है? पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ठीक, अब बताइए ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब एमाइलेज किसका पाचन करता है? हाँ, तो एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? ये माल्टोज में। ठीक, अच्छा कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो तो मंड से माल्टोज, ठीक, तो आपको ये याद हो जाएगा, स्टार्च मतलब मंड, मंड से माल्टोज।
अब लाइपेज ये क्या करता है, लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड को लाइपेज ग्लाइकेज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोज सॉरी ग्लाइकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बताइए अब इसमें से ये जो है प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन चेंज करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। इसका मतलब ये तीनों आंसर गलत है, हमारा इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ट्रिप्सिन। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्पन्न होने वाला अम्ल कौन सा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच एसिड इज सिक्रीटेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंटासिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट होता है, बताइए कौन सा है। तो वो है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कहाँ पर रिलीज होता है, ये स्टमक में, अमाशय में से निकलने वाला है, ये अमाशय से। और ये अमाशय की किस कोशिका से निकलता है, देखिए जो अमाशय होता है या जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, उसमें 5 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि बाहर से अंदर लेयर तक बिछी हुई होती हैं, ठीक है। अब जो HCl होता है ये किस कोशिका से निकलता है, तो ये निकलता है आपका श्लेष्मिका, ये श्लेष्मिका कोशिका से बाहर निकलता है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का निर्माण किस कोशिका से होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl के हिसाब से भी, कोशिका के हिसाब से भी, या फिर HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पूछ देगा स्टमक से, पैनक्रियास से, लीवर से या इंटेस्टाइन से। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, स्टमक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बताइए जब हमारा डाइजेशन होता है, पाचन होता है, खा के हम लोग तो सो जाते हैं, अब अंदर क्या हो रहा है क्या पता, और किसी को मतलब भी नहीं रहता, बस डाइजेस्ट हो जाए आराम से, फिर दोबारा खाने के लिए हम उठ के तैयार हो जाते हैं। तो कभी सोचा है कि ये जो डाइजेशन होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, उसमें क्या यूज होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, कभी सोचा है। तो बताइए रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा का निर्माण, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा से उस प्रकाश ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा बनती है। तो देखिए जब भी हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ होते हैं ना। तो इनका पाचन कहाँ होता है, इनका पाचन हमारे पाचन तंत्र में होता है, ठीक। तो लेकिन इनका पाचन करने के लिए कुछ तो ऐसा होता होगा काम या फंक्शन होता होगा, या कोई तो फैक्ट्री लगी होगी जो पीसती होगी भोजन को और फिर हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देती होगी। कौन सी फैक्ट्री लगी है, हाँ डाइजेस्टिव, हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं, या हमारे दांत क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। और फिर पाचन की क्रिया हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से शुरू होती है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ऐसा क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि कौन सा एंजाइम किस प्रोडक्ट को या किस चीज को किस में तोड़ता है, या कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, स्टार्च को तो एमाइलेज, या फैट को, लिपिड को कौन तोड़ेगा तो लाइपेज। तो जब ये सारा सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन तो है, ये केमिकल रिएक्शन है ना। तो जब ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है उष्मा, ये उष्मा का निर्माण करता है। अच्छा एक और चीज मैं बताऊंगी आप सबको, देखिए जो अब यहाँ पे बात किया जाए अगर ऊर्जा की, ठीक है, तो ऊर्जा पौधों और जंतुओं में 2 प्रकार से होती है, ठीक। पौधों की अगर बात की जाए, ठीक,
तो इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो ऊर्जा ही है ना, और ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं यहाँ पे। ठीक, ये रासायनिक कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हुए, ऊर्जा में कन्वर्ट हुए। ठीक, अब बात करते हैं हम जंतुओं की। तो जंतुओं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या होता है, हाइड्रेट के पाचन से क्या मिलता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है। ये एटीपी जो है ये ऊर्जा के रूप में काम करती है। इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहे हैं। ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हमें जिससे ऊर्जा मिल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया कि रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, बताइए रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, तो उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, अब देखिए ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर में भी आपको आता भी हो, बट इससे जो मैंने चीज़ें आपको समझाई या जो यहाँ पे रिएक्शंस बताए, ये चीज़ें कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के देखिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दिया करिए और इसको समझा भी करिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कि शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता किसके पाचन के लिए होती है। Herbivores require a long small intestine to digest, so which of the following, बताइए, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अब यहाँ पे शाकाहारी की बात क्यों कर रहा है, आप सबको पता है कि जो प्लांट्स के सेल होते हैं उसकी जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बताइए क्या मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन होता है, तो नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है ना, जो एंजाइम होता है इसको पचाने वाला सेल्यूलेज, वो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, या फिर बहुत थोड़ा बहुत होता है। तो यही इसीलिए क्या करते हैं, जो छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है, कि चलो भाई लंबी नली है, पिसते 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 थोड़ा तो पिसेगा, कुछ तो आएगा। हाँ, कहते हैं ना कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो सही, तो वही बात यहाँ पे है। चलिए अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी, सेल्यूलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है। कभी सोचा आपने कि यार मैं खाना भी खाता हूँ एक ही नली से जाता है, सांस भी लेता हूँ हवा भी एक ही नली से जाती है, तो सब मिक्स नहीं होते हैं क्या, कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए शरीर में। बट सोचिए भगवान या प्रकृति ने कितनी अच्छी रचना बनाई है कि हमें सब कुछ इजी वे में मिलता है, कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ता, ना हम सोचते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। तो बताइए भोजन के लिए व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमंस, बताइए कौन सा पास है जो कि लैरिंग्स, नेजल कैविटी, ऑइसोफेगस या फिर फेरिंग्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फेरिंग्स। ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या करती है, ये ग्रसनी क्या करती है, ये ग्रसनी करती है, ये जो नली है ना, ये गर्दन वाली नली ऐसे सीधी नहीं होती है, रिंग की तरह ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। और ये उपास्थि किस ऊतक से बने होते हैं, तो संयोजी ऊतक से बने होते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम भोजन या सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे हिल डुल सकते हैं। और इसके अंदर एक श्लेष्म होती है, ऐसे श्लेष्म यहाँ पे दीवारों पर,
जब इन्फेक्शन होता है ना हमारे गले में, तो ये स्लेस में क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा म्यूकस, ये बहुत ज़्यादा म्यूकस का निर्माण करते हैं। और ये म्यूकस क्या करते हैं कि हमारे जो गले को ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम खांसो, हमको बाहर निकलना है। अब यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस तो हो गया, अब उस बेचारे को कंजेशन होता है तो वो कैसे बाहर निकलेगा, तो वो हमको ऑर्डर देता है कि तुम खांसो, गले को, फेरिंग्स को ऑर्डर देता है कि तुम खांसो भाई, मुझे बाहर निकलना है। तो हम खांसी करते हैं और हमारा कफ बाहर निकलता है। ठीक है, यही रीज़न है कि हमें खांसी आती है। जब भी इन्फेक्शन होता है, गले में म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमें खांसी शुरू हो जाती है। उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए कभी कभी क्या होता है, वो म्यूकस सूख जाता है तो हमें सूखी खांसी आती है। ठीक है, तो फिर हम दवा लेते हैं, फिर उसको निकालते हैं शरीर से। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? बाय विच प्रोसेस डज फूड एंटर द इसोफेगस? बताइए। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन? अंतर्ग्रहण, पाचन, आत्मसातकरण या निष्कासन? किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन हमारी नली के अंदर जाता है? ये बहुत ही इजी है, आप आंसर दे सकते हैं इसका। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर टिक करिए, कौन सा होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अंतर्ग्रहण। अब एक ही चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी, सबको पता है जो हमारी फेरिंग्स होती है, इसकी जो हड्डियां होती है वो किसकी, उपास्थि की बनी होती है, और वो मूव करती है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे मुंह में आप सब जानते हैं कि लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और वो लार ग्रंथि क्या करती है, भोजन के साथ मिल जाती है और भोजन को स्लीपरी बना देती है, जिससे कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो स्लिप करके हमारे स्टमक में, ये रहा आपका मुंह जो कि बहुत सुंदर नहीं है, और ये यहाँ पे रहा आपका स्टमक। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जब आप करते हो तो वो एंटर, यहाँ से भोजन कहाँ आता है, ऐसे 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 करते करते यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये जो ग्रसनी होती है ना, ये ब्रिज की तरह काम करती है। किसकी तरह, ब्रिज की तरह, मुंह और स्टमक के बीच में ये एज अ ब्रिज काम करती है। ये मुंह को स्टमक से कनेक्ट करती है, जिससे हम भोजन निकलते हैं किससे, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा, तो वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में, जहां पर फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड मूवमेंट। बताइए कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाइटिस या गैस्ट्रिक रिलेटेड या ऑसिलेटरी या फिर रिलैक्सेशन, क्रमाकुंचन, जठर संबंधी, दोलनी या अनुशीथिलन? कौन सा, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन गति होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाते हो। जब भी ये जो संकुचन और प्रसरण की बात हो रही है, कि जो हमारे ये गले के जो वॉल्स होते हैं ना, भोजन की नली होती है, वो क्रमाकुंचन मीन्स कि एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है, और इस क्रिया से क्या होता है, जो भोजन होता है वो आगे की तरफ खिसकते जाता है। जैसे जब आप मुंह में भोजन लिए, उसको निगले, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे ही एक बार क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा और एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन धीरे 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 आगे बढ़ता है और पाचन में पहुंच जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? ओरल कैविटी, एल्वियोलस, गॉल ब्लैडर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? बताइए इसमें से कौन जो आहार नली का भाग नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आहार नली की। ओरल कैविटी, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भाग होगी, ये किसकी भाग होगी, आपकी
ये भाग होगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं वायुकोश एल्वियोलस की। तो बताया आपको ये जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है श्वसन क्रिया में। कल आपको बताया था मैंने, अपने जो लास्ट लेक्चर था मेरा उसमें बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स में एल्वियोलस पाए जाते हैं, मतलब एयर पैकेट ऐसे छोटे छोटे, जहाँ से किसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब कि यही है राइट आंसर, जो वायु कोशिका होती है वो आहार नाल का भाग नहीं है। पित्ताशय आपको भी पता है, ये पित्त देता है स्टमक को डाइजेशन के लिए, इसका मतलब ये हेल्प करता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भी किसका, आहार नाल का भाग है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लार में एंजाइम होता है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो बताइए कौन सा एंजाइम लार में होता है, लीगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज या लाइपेज। एमाइलेज किस में होता है, लार में होता है, ठीक। और ये क्या, अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो मुंह होता है उसमें कितनी लार ग्रंथियां, सलाइवर ग्लैंड कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। हमारे मुंह में ये साइड में यहाँ पे मिलके 3 ग्लैंड होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड। दूसरा होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिब्यूलर। और तीसरा होता है सब लिंगुअल, ठीक। ये 3 ग्लैंड होती हैं जो कि किसका स्राव करती हैं, लार का, सलाइवा का करती हैं। और ये सलाइवा जो होते हैं इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो आपका होता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और एमाइलेज किसका पाचन करता है, बताइए एमाइलेज किसका पाचन करता है। अरे मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं नहीं बताऊंगी आज, ठीक है। मैं कमेंट में देखूंगी कि आप क्या लिखे हो आंसर, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फैटी एसिड। देख अब मैं बार बार कह रही हूँ, जब मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा पाचन होता है उसमें किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, हाँ, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी, ग्लूकोज। पाचन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ पढ़िए, जिससे आप मोटिवेट होते रहो, बीच बीच में बूस्ट होते रहो, ठीक है। तो हमें अगर आपको ये पसंद आए ना, तो प्लीज़ आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उन्हें हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।